ये था आपका इनकैप्सुलेशन। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या चीज़, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज अ डेड सिंपल कॉन्सेप्ट। जो आप कोड कर रहे हैं वो टेक्निकली एब्स्ट्रैक्शन ही है और कुछ नहीं है। द वे यू कोड अल्टीमेटली आपने अचीव कर लिया क्या चीज़, एब्स्ट्रैक्शन। क्योंकि आप क्या करते हैं, अपने फंक्शंस लिखते हैं अपनी क्लास के अंदर, और जब उस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उन ऑब्जेक्ट के ऊपर आप राइट अवे अपनी फंक्शनैलिटी को इन्वोक कर रहे होते हैं, बगैर इस उलझन के कि भाई इस फंक्शनैलिटी के अंदर क्या हो रहा है। वो अपने क्लास के अंदर एक बार लिख दी है, अब बस आप उसको अचीव कर रहे हैं। इसके और भी बहुत सारे वर्टिकल्स निकलते हैं, लेकिन अभी हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को पकड़ के उसको समझ रहे हैं, ठीक है। सही, ये आपका एब्स्ट्रैक्शन नहीं, हाँ एब्स्ट्रैक्शन हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज अगेन अ डेड सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर रियल जिंदगी में समझ आता है तो इधर तो कुछ भी नहीं बचा। जिस तरह आपके पास आपकी फैमिली हायरार्की होती है, जिसके अंदर मैं हमेशा ये एक एग्जांपल देता हूँ कि दादा से वालिद साहब से मैं कुछ चीज़ें इनहेरिट की गई, जिसके अंदर आपकी ज़ात आ गई, आपकी कास्ट आ गई, आपका हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं, सही है। पंजाबी पंजाबी पंजाबी, राजपूत राजपूत राजपूत, ये चीज़ें इनहेरिट हो गई, ये तब्दील नहीं हो सकती। आप खुद को होशियारी करके किसी तरीके से तब्दील कर दें तो कर दें, लेकिन वैसे तब्दील नहीं होगी। लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट हम तीनों जो ऑब्जेक्ट थे, मेरे दादा, मेरे वालिद साहब और मैं, हम अपनी स्टैंड अलोन प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स या फिर मेथड्स भी होल्ड करते हैं। वो क्या है, हो सकता है कि भाई किसी एक ने एजुकेशन मास्टर्स किया हो, दूसरे ने ग्रेजुएशन किया हो और तीसरे ने इंटर किया हो, सही है। इसके अलावा हो सकता है कोई रंग के हिसाब से बहुत प्रोमिनेंट हो, डोमिनेंट करे, हो सकता है बहुत एवरेज हो। तो ये हमारी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स हैं। तो इनहेरिटेंस, ठीक है, वालिद साहब से मुझे मिला, मुझसे जो मेरे आगे वाली नस्ल होगी उसको मुंतकिल होगी कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें हर एक ऑब्जेक्ट में यूनिक होंगी, वो उसकी अपनी होंगी। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या चीज़, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मुश्किल वर्ड है इसलिए कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आई होप कि आपको लास्ट क्लास के अंदर क्रिस्टल क्लियर हो गया हो कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। अगेन, ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स द सेम बिहेवियर बट डिफरेंट इन नेचर, ठीक है। वही एग्जांपल दूंगा, नईम को भी गुस्सा आता है, मुबशिर को भी गुस्सा आता है, दोनों की सेम प्रॉपर्टी या मेथड है, सेम फंक्शनैलिटी है, लेकिन द नेचर ऑफ दिस मेथड इज डिफरेंट। नईम को गुस्सा आता है, नईम सामने वाले की ऐसी की तैसी कर देता है। मुबशिर को गुस्सा आता है, मुबशिर गुस्सा पी जाता है, या वाइस वर्सा, मुझे गुस्सा आता है तो मैं सामने वाला देखता नहीं हूँ कौन है, और नईम को गुस्सा आता है तो नईम पी जाता है। तो ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स द सेम बिहेवियर, यहाँ पे बिहेवियर क्या है, एंगर, बट डिफरेंट इन नेचर। मैं पी जाता हूँ, ये सामने वाले को पिला देते हैं, तो ये डिफरेंस है। तो ये था आपका पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर हमने फिर देखा था कि पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कैसे कर सकते हैं। उसको अचीव करने के लिए हमने बेस्ट एग्जांपल ली थी, वो कौन सी थी, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इस्तेमाल करते हुए। मैंने आपको पहले ही बताया था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ सेपरेट थिंग और एब्स्ट्रैक्शन इज अ सेपरेट थिंग। एब्स्ट्रैक्शन इज अ पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें से जिसकी एक खासियत ये है कि उसकी मदद से आप पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कुछ नहीं थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपके मेथड्स की कंक्रीट जो लॉजिक होती है या फंक्शनैलिटी होती है वो डिफाइन नहीं करता। वो मेथड्स बता देता है कि भाई इस पर्टिकुलर एनिमल के पास क्या क्या हो सकता है, ये ईट कर सकता है, स्लीप कर सकता है और डिफरेंट और चीज़ें कर सकता है। अब जो क्लास नीचे आने वाली इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगी कि भाई मैं इनहेरिट करता हूँ एनिमल को, उसके ऊपर फर्ज हो जाएगा, उसके ऊपर लाजिम हो जाएगा कि जो मेथड या एब्स्ट्रैक्ट मेथड एनिमल ने लिखे हैं वो इसकी कंक्रीट लॉजिक डिफाइन करे कि अगर कैट ने बोला है कि मैं इनहेरिट करता हूँ किसको, एनिमल को, और एनिमल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी और एनिमल की एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ईट लिखा हुआ था, लेकिन उसकी कंक्रीट जो लॉजिक थी वो मौजूद नहीं थी, बस पास हुआ था। पास याद रखिएगा, पास क्यों था और किस लिए था मैं बता नहीं रहा। तो बस अगर उसमें पास था तो अब कैट जो होगी वो ईट लिखेगी भी और उसकी कंक्रीट लॉजिक बताएगी भी भाई कैसे ईट करना है। ये था आपका पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बाद हमने और कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिसके अंदर आपका ओवरराइड आता है। ओवरराइड कुछ भी नहीं है, ओवरराइड डेड सिंपल कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस के अंदर या पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आप ओवरराइड को अक्सर देखेंगे। ओवरराइड यही होता है कि भाई वह एग्जांपल दूंगा कि मेरे वालिद साहब थे, मेरे वालिद साहब से मैं आया, ठीक है, दोनों के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है, वो क्या है, गुस्सा। गुस्सा दोनों को आता है, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी चीज़ अपने वालिद साहब से इनहेरिट की,
एक जो चीज़ थी गुस्सा, वो मेरे वालिद साहब का करने का तरीका बिल्कुल अलग था कि वो गुस्से में आके सामने वाले को बजा डालते थे। लेकिन मैंने आके जो वो अपने वालिद साहब को इनहेरिट कर रहा था, मैंने उनके उस गुस्से वाले बिहेवियर को आके ओवरराइड कर दिया कि मैं भी अब उसी तरीके से रिएक्ट नहीं करता। मुझे गुस्सा आता है कि सामने वाले को उठा के पटक दूँ, मैं गुस्सा पी जाता हूँ। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि वालिद साहब से मैंने इनहेरिट तो की, लेकिन अल्टीमेटली मैंने उनको ओवरराइड कर दिया। तो ये ओवरराइड होता है कि पेरेंट और चाइल्ड, पेरेंट से चाइल्ड कुछ इनहेरिट कर रहा है, लेकिन इनहेरिट करने के बाद उसको ओवरराइड भी कर रहा है कि यार वालिद साहब का करने का तरीका ये था, मैं थोड़ा डिफरेंट नेचर का हूँ, मेरा तरीका ये है, ये आपका ओवरराइड है। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर, वो है आपका ऑब्जेक्ट क्लास। आपने एक चीज़ देखी है कि ये अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो आपके पीछे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा? जरा स्क्रीन शेयर करें। और मेरे प्यारे दोस्तों भाई, यूट्यूब खंगाल डालें, जो भी रिसोर्स आपको पसंद है खंगाल डालें। थ्योरी देता रहूँगा, अच्छी लगेगी सुनने में, हो सकता है बड़ा एक क्या कह सकते हैं ज़बरदस्त फीलिंग आए कि यार मुझे समझ आ गया, लेकिन जब करने की बारी आएगी तो आप फंस जाएंगे। तो कोशिश करें कि अल्टीमेटली आप कोई प्रोजेक्ट बनाएं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के इन पिलर्स का इस्तेमाल करते हुए, इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए, तब आपको और चीज़ें क्लियर होंगी, 110% होगी। ज़रा स्क्रीन शेयर कर दें भाई, ठीक है भाई। एक यहाँ पे चीज लिखी हुई है, द ऑब्जेक्ट क्लास, दिख रहा है? ऑब्जेक्ट क्लास डेट सिंपल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बस बता रहा हूँ, इसको ग्रैप्स कर लेना, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद नोटबुक 13 के ऊपर आएंगे। पाइथन के अंदर हर चीज क्या है? ऑब्जेक्ट है। जो भी आप स्ट्रिंग देखे, इंटीजर देखे, नन जो आपने इटसेल्फ देखा था वो भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लास आपने देखा है, क्लास इटसेल्फ क्या है? क्लास इटसेल्फ भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब भाई ये ऑब्जेक्ट जो सब चीजें हैं, इसकी हायरार्की कहाँ पे जाके टूट रही है और ये एक ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है? तो ये जो ऑब्जेक्ट क्लास थी ना मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ गई? पीछे चली गई, आगे रह गई, नीचे 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 आ जाओ। हाँ इधर जाओ, जाओ जाओ जाओ, नीचे जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इट वॉज आई गेस 10.10। आ जाओ आ जाओ, इससे ऊपर है। खैर एनीवेज, मैं आपको जब तक बताता हूँ यहाँ पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो आपकी बेस क्लास होती है। अगर आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो मदर ऑफ ऑल क्लासेस, ठीक है? मतलब जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अगर आप उसकी हायरार्की देखेंगे ना, या आसान लफ्ज़ों में बताऊँ उसका शजरा देखेंगे, तो एट द एंड जो ओरिजिन आके रुकेगा वो आपकी यूनिफाइड ऑब्जेक्ट क्लास होगी, जिससे ये तमाम डिफरेंट और जो आपने ऑब्जेक्ट देखे थे या क्लासेस देखी थी, ये इससे जाके बन रहे थे। आसान लफ्ज़ों में अगर हम देखें, इंसानियत की जो पूरी बुनियाद थी वो किससे रखी गई थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। तो टेक्निकली अगर मैं इस पैराडाइम में देखूं तो ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है ये इधर वो वाला लेवल रखता है कि इससे बाकी तमाम और ऑब्जेक्ट, बाकी तमाम और क्लासेस बनाई गई हैं। थ्योरेटिकली समझ आ गया? दैट्स ऑल। तभी अगर आप देखें तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज वो दिखती हैं जो कि आपने बनाई भी होती है। उस दिन मैंने आपको दिखाया भी था कि जब आपने अपने क्लास की डिक्ट की प्रॉपर्टीज को लॉक किया था तो उसमें काफी ऐसी चीजें आ रही थी जो आपने बनाई भी थी, लेकिन और भी बहुत सारी जिब्रिश आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो इनहेरिट हो गई थी आपकी बेस ऑब्जेक्ट क्लास से। तो टेक्निकली आपकी जितनी भी एंटिटीज पाइथन के अंदर मौजूद हैं, ऑल आर ऑब्जेक्ट्स। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ओरिजिन से ही आके निकले हैं, एक ही एंटिटी से उनकी बुनियाद पड़ी है। वो क्या है? आपकी बेस ऑब्जेक्ट क्लास जो आपको यहाँ पे दिख रही है। मेक सेंस? अब इसकी प्रैक्टिकली आप खुद देख लेना किस तरीके से इसका एक्सेस हासिल करना है और किस तरीके से और निटी-ग्रिटी डिटेल में जाना है। इट्स ऑल अप टू यू। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे भाई एक आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं और उसके बाद अपना 13 को कंटिन्यू करते हैं। डेंडर बड़ा अजीब, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा और ऊपर, ये बस यहाँ पे स्पेशल मैजिक डेंडर मेथड्स। एक वोकैबुलरी अपने पास रख लें। अगर मैं बोलूँ स्पेशल मेथड, अगर मैं बोलूँ डेंडर मेथड्स, अगर मैं बोलूँ मैजिक मेथड्स, मैं एक ही चीज को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है? वोकैबुलरी रखें अपने पास। मैंने आपको हमेशा बताया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द वोकैबुलरी अराउंड ए कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं डेंडर बोल रहा हूँ, अगर मैं मैजिक बोल रहा हूँ, अगर मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, मैं एक ही चीज को पॉइंट आउट या प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेक सेंस?
अब ये होता क्या है, इसके लिए समझने के लिए आप इसका डंडर मेथड निकाल लें, DUNDER। क्या समझ आ रहा है? D फॉर डबल, अंडर फॉर अंडर स्कोर। तो टेक्निकली जो आपने अंडर स्कोर इनिट अंडर स्कोर देखा था, जो आपने अंडर स्कोर डेल अंडर स्कोर देखा था, जो आपने अंडर स्कोर डिक्ट अंडर स्कोर देखा था, ये तमाम आपके क्या हैं? डंडर मेथड्स हैं। ये स्पेशल मेथड्स होते हैं क्योंकि ये स्पेशल मीनिंग रखते हैं। क्यों? क्योंकि पाइथन इसको समझती है। क्लास के अंदर जब आप अंडर स्कोर इनिट लगाते हैं तो आप उसको एक्सप्लिसिट वे के अंदर इन्वोक कतन नहीं करते। पाइथन आपके खुद ही कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करती है और उससे पहले आपका अंडर स्कोर न्यू का भी एक कीवर्ड होता है, वो इन्वोक होता है। एक और चीज समझा रहा हूँ, अंडर स्कोर न्यू और अंडर स्कोर इनिट के अंदर एक ही फर्क है। अंडर स्कोर न्यू आपकी क्लास के लिए या आपके इंस्टेंस के लिए मेमोरी भी एलोकेट करता है और आपका इंस्टेंस भी क्रिएट करता है। अंडर स्कोर न्यू की बात बता रहा हूँ। अंडर स्कोर इनिट आपके एट्रीब्यूट्स को सेट करता है उस ऑब्जेक्ट में, तभी उसका नाम इनिट है। इनिट मीन इनिशियलाइज्ड करता है और न्यू मीन क्रिएट करना और मेमोरी एलोकेट करना। ये चीज समझ लें। अंडर स्कोर न्यू आपने अभी देखा नहीं है, आगे आप देखेंगे। लेकिन अंडर स्कोर न्यू क्या करता है? मेमोरी एलोकेट करता है और क्रिएट करता है। इनिट क्या करता है? उस क्रिएट किए गए इंस्टेंस के अंदर एट्रीब्यूट्स सेट करता है। मेक सेंस? कूल। और डंडर स्पेशल और जो आपकी ये मैजिक है, ये तो आपका समझ आ गया। जिस भी मेथड से पहले और बाद में अंडर स्कोर दिख रहा हो वो आपके डंडर मेथड्स कहलाते हैं, बिकॉज डबल अंडर स्कोर DUNDER हैव स्पेशल मीनिंग्स। पाइथन के इकोसिस्टम के अंदर पाइथन को समझता है, जानता है, पहचानता है और अपने हिसाब से इनको एग्जीक्यूट करता है। मेक सेंस? कूल। बस ये था आपकी यहाँ की थ्योरी। अब आते हैं हम अपने स्टेप। आपने पढ़ना है, नीचे जाके देखने और भी कितने टेंडर मेथड्स है आपके पास। अंडर स्कोर STR है आपके पास, अंडर स्कोर REPR है आपके पास, अंडर स्कोर और भी बहुत सारे आपने देखने हैं, आपने समझना है। ठीक है? कूल। आप अगर आप बनाएंगे तो मेरे पास आना, ठीक है? नहीं, आई गेस रुके, लेट मी रिफ्रेज इट। आप बना सकते हैं। I want you to give it a shot ना, I want you to give it a shot। स्टैटिक, भाई इसका सबसे पहला टॉपिक आपके सामने आया है, क्लास एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। ठीक है, आपके सामने याद है? भूल तो नहीं गए? पिछली स्लाइड के अंदर, ये पिछली नोटबुक में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक, जो क्या था? क्लास एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। इसको बंद करना भी एक बवाले जान होता है, अक्सर फिर खुल नहीं रहा होता। एनीवेज, चलें, स्टैटिक और क्लास वेरिएबल्स बस रिपीट करते हुए जा रहा हूँ। आपका जो क्लास वेरिएबल होते हैं वो आपके अंडर स्कोर इनिट के फंक्शन के अंदर होते हैं, बाहर होते हैं? क्लास वेरिएबल्स बाहर होते हैं। उसका स्कोप जो होता है वो शेयर्ड होता है अक्रॉस ऑल इंस्टेंस, या फिर एक ही इंस्टेंस के अंदर घूम रहा होता है? शेयर्ड अक्रॉस ऑल इंस्टेंस। और जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा, स्टैटिक और क्लास वेरिएबल एक ही चीज है। अगर मैं उसको स्टैटिक बोल रहा हूँ या क्लास बोल रहा हूँ, एक ही चीज है, ऐसी है। मेक सेंस? ठीक है। और इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई? जो कि एक ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम रहे होते हैं। अगर दूसरे अल्फाज में बताऊं तो एक इंस्टेंस के अराउंड घूम रहे होते हैं, वो आपके कौन से होते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल्स। मेक सेंस? कूल। नीचे आ जाओ भाई, ये पढ़ लेना भाई। एक्सेस मॉडिफायर्स भी हमने पढ़े हुए थे आपके पास, प्राइवेट था, पब्लिक था। और अच्छा, मैंने एक सवाल दिया था, क्या प्रोटेक्टेड पाइथन के अंदर वाकई प्रोटेक्टेड है? प्राइवेट का तो सामने लिखा हुआ आ गया था कि भाई नहीं है। क्या प्रोटेक्टेड वाकई प्रोटेक्टेड है पाइथन के अंदर? कौन कौन बोलते हैं नहीं? सही। कौन कौन बोलते हैं है? ये दरमियान वाले ना बड़ा खतरनाक रोल प्ले करते हैं। आप ही देखेंगे ये। खैर, मैं नहीं बताऊंगा, ये आपने देखना, मैंने आपको रिपीट भी करा दिया कि प्राइवेट का तो दिख गया था, यहाँ पर प्रोटेक्टेड का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था। तो वो आपने पढ़ के आना कि प्रोटेक्टेड वाकई प्रोटेक्टेड है या बस ऐसे ही हमें दिखाने के लिए। खैर,
अब हम बड़े ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, वो है कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। ठीक है, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन आर बोथ वेज टू रिलेट क्लासेस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फोकसिंग ऑन हाउ ऑब्जेक्ट्स कंटेन और इंटरेक्ट विद ईच अदर। कंपोजिशन का आम लफ्जों में मतलब क्या होता है? एनीवन? बनाना। कंपोज करना, बनाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपोजिशन, अगर आप इस माइंड सेट के साथ रहेंगे ना कि बस बनाना, तो हो सकता है आप इसके अंदर टेक्निकल ब्लेंडर मार दें और आप कुछ गलत चीज़ें अचीव कर लें। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इसको यूट्यूब के ऊपर या वैसे इन जनरल गूगल करेंगे तो जो आपको एक हो सकता है टॉप 1 या रैंक में जो फर्स्ट आपको गूगल पर रिजल्ट आए, उसमें भी इसकी जो आपको एग्जांपल दी गई वो हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है वो गलत हो। क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो जो कॉन्सेप्ट मैंने गूगल से वैसे लिया था वो बहुत डिफरेंट था जब मुझे एक्चुअल कंपोजिशन समझ आई उससे। मेक सेंस? तो आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड इट एंड गिव इट अ शॉट। और इतना शॉट आपने इसको देखना है कि आपने इसके ऊपर वाकई टाइम स्पेंड करना है कि आपको वाकई समझ आ जाए कंपोजिशन किस तरीके से वर्क करती है और एक्चुअल कंपोजिशन है क्या। मेक सेंस? ठीक है, अब आते हैं कि भाई नीचे लिखा हुआ है व्हाट इज कंपोजिशन, और ये कंपोजिशन और एग्रीगेशन के अंदर क्या ऐसा रिलेशन था कि इनको सबसे पहले एक ही अम्ब्रेला के अंदर और एक ही हेडिंग के अंदर रखा गया कि भाई कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। ऐसा क्यों नहीं रखा गया कि पहले पूरा कंपोजिशन समझा दिया उसके बाद एग्रीगेशन उसको समझाया गया? मेक सेंस? ठीक है, कंपोजिशन इज हैज ए रिलेशनशिप वेयर वन ऑब्जेक्ट कंटेन्स अनदर्स। आपका जो कंपोजिशन होता है बेसिकली वो करेक्टराइज्ड ही इस चीज़ पे हुआ है कि उसके अंदर हैज़ ए रिलेशनशिप को ढूंढा जाता है, परखा जाता है, जाना जाता है। अगर वो चीज़ वाकई मौजूद है तो आपकी कंपोजिशन अचीव हुई है, वरना आपकी कंपोजिशन अचीव नहीं हुई है। अब अगर मैं आपको अपने अल्फाज में समझाऊं, अपने तरीके से समझाऊं, तो एक क्लास दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करती है टू अचीव अ फंक्शनैलिटी। ये मेरे अल्फाज हैं, ठीक है? एक क्लास दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करती है टू अचीव अ फंक्शनैलिटी। ये आपने रखना है, ठीक है? और कुछ अरसे बाद एजेंटिक ए में हमारा साथ रहेगा। आपने मुझे आके बताना है कि क्या वाकई ये बात जो मैंने आपको कही है ये सही है या ये गलत है, ठीक है? आई वॉन्ट यू गाइज टू डू सम रिसर्च अराउंड इट। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, एक क्लास दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करती है टू अचीव अ फंक्शनैलिटी। अभी तक आप क्या कर रहे थे? एक ही क्लास के अंदर तमाम चीजें बना रहे थे कि भाई मेरी ही एट्रीब्यूट्स और मेरे ही मेथड्स। कुछ दो क्लास के बीच के अंदर रिलेशन हमने कतन नहीं बनाया था। लेकिन अब बात कहाँ रही है कि एक क्लास देखेगी, दूसरी क्लास का सहारा लेगी कि यार ये क्लास मेरी हेल्प कर सकती है टू अचीव अ सर्टेन और अ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, तो क्यों ना मैं इसको इस्तेमाल कर लूं और अपनी फंक्शनैलिटी को अचीव कर लूं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, अब ये कंपोजिशन आप कब इस्तेमाल करेंगे? एक चीज़ तो ये है कि आपकी बहुत अच्छी लक है कि आप बहुत अच्छी किसी कंपनी में या बहुत ही अच्छे सर्कल में जाके आपको कहीं जॉब मिल गई या प्रोजेक्ट करने का मौका मिल गया जो एक कंपोजिशन के प्रिंसिपल के ऊपर या पैटर्न के ऊपर काम कर रही है। मेरी अभी एक बात पे गौर कीजिएगा, मैंने बोला कंपोजिशन के प्रिंसिपल और कंपोजिशन के पैटर्न। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन पैटर्न एंड प्रिंसिपल, और एट द एंड आप मुझे बताएंगे कि ये प्रिंसिपल है या फिर ये पैटर्न है। मेक सेंस? कूल। कंपोजिशन हमने पकड़ लिया, उसकी थ्योरेटिकल चीज भी समझ ली कि कंपोजिशन क्यों आता है। अब ये कंपोजिशन आप कब इस्तेमाल करेंगे? टेक्निकली एक डेडलॉक है बिटवीन इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल और कंपोजिशन। अक्सर आप इनहेरिटेंस के साथ काम कर रहे होते हैं और आप ऐसी चीज में फंसते हैं जहां पे कोड डुप्लीकेशन हो रही होती है। तब आपको समझ आता है कि यार कितना अच्छा होता कि अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को कंपोजिशन की मदद से अचीव कर लेता। मेक सेंस? एग्जांपल देता हूं, गूगल पे आपको मिल जाएगी। अगर मैंने खिड़की बनाई है, क्या बनाई है? खिड़की। खिड़की के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? उसकी हाइट हो सकती है, उसकी विड्थ हो सकती है, और उसका पूरा एरिया का एक मेथड हो सकता है जो कि मुझे कैलकुलेट करके देगा पूरा क्या चीज, पूरा मेरे विंडो का एरिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे क्योंकि अपने घर की एक विंडो बनानी थी, प्रोग्रामेटिकली उसकी एंटिटी रखनी थी, तो मैंने क्या कर दिया, एक विंडो का क्लास बना दी और उसके अंदर रख दिया कि भाई इसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, हाइट और विड्थ
और इसका मेथड क्या होगा, एरिया, जो कि हाइट और विड्थ को कैलकुलेट करके मुझे इसकी पूरी विंडो की क्या दे देगा, एरिया दे देगा। मेक सेंस? कूल। ठीक है, अब मैंने अपने ही घर के अंदर डोर भी बनाना था। क्या बनाना था? डोर। डोर की भी हाइट होती है, डोर की भी विड्थ होती है, डोर का भी एरिया होता है। तो क्या आपको लग रहा है मैं कुछ डुप्लीकेशन कर रहा हूं? कि अगर मैं अब डोर की भी एक अलग क्लास बनाऊं तो डोर के अंदर भी मैं हाइट रखूंगा, डोर के अंदर भी विड्थ रखूंगा, डोर के अंदर भी एरिया का मेथड बनाऊंगा। डुप्लीकेशन नहीं कर रहा हूं? कर रहा हूं। तो क्या अच्छा ना होगा कि मैं इन तमाम जो कॉमन एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं इनको उठा के एक पेरेंट क्लास बना लूं, उसको बोल लूं रेक्टेंगुलर। तो टेक्निकली विंडो इज अ रेक्टेंगुलर, सही है, और डोर इज अ रेक्टेंगुलर। तो वहां पे मैं ये दोनों चीजें रख दूं कि भाई यहाँ पे हाइट हो सकती है, विड्थ हो सकती है, और क्या हो सकता है, एरिया कैलकुलेट हो सकता है। अब डोर किसको इनहेरिट करेगा? रेक्टेंगुलर को। विंडो किसको इनहेरिट करेगी? रेक्टेंगुलर। चीजें आसान हो गई हैं, मजा आ रहा है? ठीक है, एक अच्छी चीज अचीव कर रहे हैं। कोड डुप्लीकेशन और रेपिटेशन को हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। बट हियर इज अ थिंग, मैं एक नए आइडिया के साथ आया हूं और बहुत बेसिक है। आपने सर्कुलर विंडोज देखी हुई है? मैंने तो देखी हुई है, आप लोगों ने देखी हुई है। पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं वेस्ट में जाएं या फिर वेस्ट को छोड़ें, अपने भाई मुल्क दुबई यूएई की तरफ चले जाएं, तो आपको बहुत आसानी से दिख जाएंगी कौन सी, गोल विंडोज। अब हियर इज अ थिंग, क्या विंडो, गोल विंडो की हाइट होती है? क्या गोल विंडो की विड्थ होती है? क्या गोल विंडो का एरिया उसी तरीके से कैलकुलेट होगा जिस तरीके से रेक्टेंगुलर का क्रिएट होता था? नो, यहाँ पे रेडियस इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे पाई इन्वॉल्व होगा। मेक सेंस? कूल। तो क्या अब मैं रेक्टेंगुलर को इनहेरिट करके बना सकता हूँ अपनी सर्कुलर विंडो? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं डायरेक्ट ही सर्कुलर विंडो की एक क्लास बना दूं, लेकिन फिर मेरे जहन में आएगा कि हो सकता है नीचे जाके और भी कोई सर्कुलर चीज बना रहा होगा, तो उसके अंदर भी फिर वही रेडियस वाली फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए मुझे रिपीटेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब सर्कुलर का या फिर सर्कल की एक पेरेंट क्लास बनाऊंगा, उसके अंदर लिखूंगा कि भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, रेडियस हो सकता है, और यहाँ पे एरिया कैलकुलेट होने के लिए इसकी फंक्शनैलिटी के अंदर क्या लिखूंगा कि भाई जो भी बैगेस क्या होता है, एरिया का किस तरीके से सर्कुलर में करेक्ट करते हैं, पाई आर पावर 2, ऐसी होता है। हाँ, तो इसके एरिया के अंदर आप ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी कोड डुप्लीकेशन हुई है। कैसे? एरिया अगर आप देखें या फिर आप विड्थ और हाइट देखें, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर मैंने क्लास बनाई जो कि पेरेंट क्लास थी, उससे दो चाइल्ड क्लासेस बना दी। कौन सी? विंडो और वॉल। यहाँ पे मैंने एक पेरेंट क्लास बना दी सर्कल, और यहाँ पे फिर मैंने क्या कर दिया, इसका एरिया कैलकुलेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रेडियस, और इसकी चाइल्ड क्लास बना दी कौन सी, सर्कुलर विंडो। मेक सेंस? यहाँ तक कनेक्टेड है, ऑल कोड है? ठीक है, ये अभी तक हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करके चीजों को बनाना चाह रहे हैं, इनहेरिटेंस को हम फॉलो करते हुए बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा कोड डुप्लीकेशन हो रही है। क्यों? आपके सामने है ना भाई, हाइट विड्थ एरिया, सर्कुलर में भी एरिया तो निकलना है और रेक्टेंगुलर के अंदर भी एरिया तो निकलना है। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं कोई ऐसी पेरेंट क्लास बना दूं या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना दूं जो कि मुझे कंक्रीट, मेरी आवाज बात पर दोबारा गौर कीजिएगा, मुझे भले कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन ना दे, लेकिन कम से कम मुझे मेथड्स बता दे कि यार ये मेथड्स मौजूद होने चाहिए तुम्हारी क्लास के अंदर, तभी तुम अपनी जो भी एंटिटी है उसका एट द एंड ऑफ द डे एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। मेक सेंस? तो अब हम जाएंगे किसके ऊपर, कंपोजिशन के ऊपर। आपको दिखाएंगे ये भी कि किस तरीके से आप कंपोजिशन को अचीव कर सकते हैं, और इसके पास फिर इसकी प्रैक्टिकल यहाँ पे डेफिनेशन भी, उसको भी देखेंगे। 2 मिनट्स का ब्रेक है, जरा अपने साथ वाले को बताएं कंपोजिशन की दोबारा अपनी बताई हुई डेफिनेशन। इसको आप बड़े आराम से बोल सकते हैं ये रॉन्ग है, लेकिन अभी मैं आपको जिस चीज से मुझे समझ आया था वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं कि क्लास, एक क्लास दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर रही है टू अचीव अ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। जरा अपने साथ वाले को समझें, 2 मिनट। कितने लोगों को ये बात पता है कि चेकआउट सर्विस कौन सी होती है, क्या होती है? ठीक है, Q2 में जब आपने नेक्जेस पे काम करा था और आपने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बनाया था,
तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी होगी चेकआउट करने की। मतलब कस्टमर ने आगे प्रोडक्ट कोई ली और उस प्रोडक्ट को आपने चेकआउट कर दिया। चेकआउट में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास? प्रोडक्ट होती है और उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, पेमेंट करवाते हैं और शिपमेंट करवाते हैं। ऐसे ही होता है। अभी हमारे नहीं है, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ लाइव है वो ऑब्जेक्ट है। लाइव से मुराद है जो चीज़ मौजूद है। रनिंग की बात नहीं कर रहे, रन अलग होता है। जो चीज़ मौजूद है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे माइक है, ये मौजूद है ना, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये माइक जिस चीज़ से मैन्युफैक्चर हो रहा है वो क्या है? वो क्लास है। तो ऑब्जेक्ट इन अ सेंस ऑफ इंस्टेंस, कि किसी चीज़ से बन के उसकी प्रोडक्ट हमारे पास आएगी। ये हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट का मॉडल है। तो अभी जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं, हमें क्या सर्विस बनानी है? चेकआउट। तो चेकआउट सर्विस का भी एक जो ऑब्जेक्ट होगा, अगर चेकआउट सर्विस एग्जिस्ट करती है। ऐसा ही है। अगर मैं पेमेंट करूंगा तो मेरा पेमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, आप पेमेंट करेंगे तो आपकी पेमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा। शिपिंग प्रोवाइडर, आपकी प्रोडक्ट शिप हो रही है तो आप आपके ऑब्जेक्ट में होगी, मेरी प्रोडक्ट शिप हो रही है तो अलग ऑब्जेक्ट में होगी। इसी तरीके से ऑर्डर होगा, ऑर्डर का एक अलग ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, और ऑर्डर की जो लिस्ट होगी पूरी, उसका एक अलग ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। तो मुझे ये बताएं, बहुत बेसिक लेवल डेटा स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा? आप अपने पास, आपके पास लैपटॉप है और पाइथन का कोई ना कोई एनवायरनमेंट आपके स्क्रीन पर है, या नहीं है तो अपनी जगह एडजस्ट कर लें, कहीं और बैठे हैं जिसके पास पाइथन का कोई ना कोई एनवायरनमेंट ओपन है। आप उसमें मुझे ये कोड लिख के दिखाएं कि अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें चेकआउट सर्विस बनानी है, इसमें दो चीज़ें लिखें सिर्फ, या दो चीज़ों से मुराद है। सिर्फ हमारा काम क्या है कि हमें ऑर्डर क्रिएट करना है और ऑर्डर को शो करना है। सही है। ऑर्डर क्रिएट का तो मतलब पानी की बोतल का ऑर्डर आया, ऑर्डर क्रिएट हो गया। अब सर मुबशिर ने कहा भाई कौन सा ऑर्डर क्रिएट हुआ है, तो हमने क्या करा, ऑर्डर को शो करा दिया कि ये वाली आईडी है, ये वाला ऑर्डर है। अभी आपने एक्यूरेट पाइथन का कोड नहीं लिखना, आपने कॉन्सेप्चुअल लिखना है कि किस तरीके से लिखेंगे। चाहे गलत लिख दें, लिख दें, कुछ ना कुछ लिखें, उसको कंपाइल नहीं करना अभी हमें, बस ऐसे ही लिखना है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा अगर मैं कोई चेकआउट कर रहा हूँ सर्विस में। अभी हमारे पास सिर्फ ऑर्डर है, ऑर्डर क्रिएट हो रहा है और ऑर्डर देखा जा रहा है कि हाँ ऑर्डर रखा हुआ है। ऑर्डर की लिस्ट देख रहे हैं, लिस्ट से मुराद है जिसका ऑर्डर है वो उसको देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ आपके पास एक क्लास लिखी हुई, उस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टी में आपने प्रोडक्ट की आईडी बताई हुई है, प्रोडक्ट का कोई ना कोई नाम बताया हुआ है, और प्रोडक्ट की डिटेल्स अगर हैं किसी के पास नहीं है। साथ साथ आपने एक मेथड बनाया हुआ, उस मेथड से आप प्रोडक्ट गेट कर रहे हैं, और क्लास कॉल करने पे आपकी प्रोडक्ट क्रिएट हो रही है। जब कोई क्लास कॉल करता है प्रोडक्ट क्रिएट हो जाती है, और जब क्लास का मेथड कॉल करते हैं तो प्रोडक्ट गेट हो जाती है। कितने लोगों के पास सेम आर्किटेक्चर है, सेम चीज़ है? वो कितने लोगों के पास इसका अलग ही कुछ? दोबारा से पूछना है। देखिए, क्लास हमारी कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लास में बैठा हुआ एक एक इंडिविजुअल अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो क्लास में वेस्ट है। इसकी रीज़न ये है, अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा रहा होगा, और अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं करा तो आपको बात समझ नहीं आएगी। दोबारा से सेम सवाल है, आप में से कितने लोगों ने अपने पास कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट बना लिया है? कितने लोगों ने रेडी है उनके पास, और क्या उनको पता है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा ये वाला? और कितने लोग हैं जिन्होंने किसी वजह से नहीं बनाया? रीज़न क्या है आप बताएं, ग्रीन शर्ट और ग्लासेस वाले जी।
तो अगर लोगों ने कुछ ऐसा करो, आप लोगों ने क्लास बनाई है, कुछ भी उसका नाम रखा है, सपोज हम कर लेते हैं, और आपने उसमें कुछ डेटा प्रॉपर्टीज बनाई है, उसको हम क्या सपोज करें, आईडी, अमाउंट, वेट, सपोज कोई भी प्रोडक्ट की आप चीज आ रही है। ऐसा हुआ है? कितने लोग एग्री कर रहे हैं बिल्कुल सही है? ओके, फिर आपने क्या बनाया हुआ इसमें? एक मेथड बनाया हुआ है, ठीक है बना लेते हैं। किस नाम से बनाया हुआ? गेट प्रोडक्ट के नाम से। उस मेथड को आपने कैसे बनाया हुआ? वो इस मेथड को कॉल करने में क्या चीज कॉल होगी? आईडी कॉल होगी। कैसे करेंगे? अगर मैंने यहाँ से प्रोडक्ट की आईडी ले ली तो इस तरीके से काम हो गया। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल सही कोड लिखा हुआ है, बिजनेस लॉजिक प्रॉपर है, एक्यूरेट है। अगर एंट्रेस नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा, या तो ना में करना या हाँ में। कितने लोग एग्री हैं इस कोड स्ट्रक्चर से बेसिक लेवल? कितने लोग डिसएग्री हैं? रीजन आप बताएं। ठीक है, दोबारा पूछते हैं, एग्रीमेंट वाले लोग कितने? हैंड रेज करें दोबारा। सही लिखा हुआ है, गलत तो कोड लिखा हुआ है। एरर, चले एरर की तो बात अलग है, गलत कोड क्यों लिखा हुआ हमारे पास? ये स्टक क्यों? स्पेलिंग चले, सिंटैक्स में क्यों आ रहा है? मैं बिजनेस लॉजिक की बात करूं। बिजनेस लॉजिक के हिसाब से ये कोड गलत लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं मैं सिर्फ आईडी क्यों मंगवा रहा हूँ, पूरी प्रोडक्ट क्यों नहीं मंगवा रहा? क्या गलती इसमें है बिजनेस पर्सपेक्टिव से? मैं कुछ सवाल रिपीट कर देता हूँ जो जो मुझे अभी मिले। आपने कहा प्रोडक्ट का नाम नहीं है, चलें ये भी कोई इतनी बड़ा बिजनेस का ब्लेंडर नहीं, आईडी तो है हमारे पास, काम तो हमारा चल जाएगा। दूसरे नंबर पे आपने कहा कि यहाँ पर हम फुल डिटेल प्रिंट नहीं करा रहे, वो भी हम करा देंगे, डेटा तो हमारे पास रखा हुआ है ना। तीसरे नंबर पे आपने कहा प्राइवेट और पब्लिक का पर्सपेक्टिव रखना है, उसका भी इतना इशू नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे पास एक ऑप्शन होगा कि क्या चीज प्राइवेट और पब्लिक रखनी है, डेटा तो हमारे पास अभी भी है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से मुराद क्या होती है कि अगर ये वाटर बॉटल है तो ये वाटर बॉटल खरीदने वालों को वाटर सप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं कोई चीज़ कम नहीं है या कोई चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है या कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे बिजनेस को नुकसान करे या स्लो कर दे। समझ रहे हैं? अब मुझे ये बताएं कि ये अगर कोई भी क्लास को कॉल करेगा कॉन्सेप्चुअली, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मेरा ऑर्डर है, ऑर्डर मेरा मोबाइल फ़ोन है, मैंने इस ऑर्डर को कॉल करा, इसी तरीके से कॉल होगा। इसमें क्या क्या पास हो जाएगा? आईडी आ जाएगी, इसमें अमाउंट आ जाएगी और वेट आ जाएगा 2 kg। अब ये मोबाइल की प्रोडक्ट मेरी मौजूद है, चेक कर लें, बिल्कुल मौजूद है। मोबाइल की प्रोडक्ट की अगर मैं यहाँ पर आकर आईडी देखूँ, मौजूद है, बिल्कुल रखी हुई। अब मुझे अगर प्रोडक्ट की लिस्ट देखनी हो, अभी कौन है? ये कस्टमर आया, कस्टमर कौन है? जिसने क्या मांगा? हम सपोज कर लेते हैं कस्टमर ने बाय करी आईफोन, ये कस्टमर ने बाय करा, इसकी आईडी आ रही है, ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टेप आगे आते हैं, फोन डॉट गेट प्रोडक्ट, यहां से हम आईडी मंगवाते हैं। यहाँ पर हमें क्या पास करना होगा? कुछ पास करना होगा, चले हमने पास नहीं करा और यहाँ पे हमने इसको भी प्रिंट करवा लिया, यहाँ से भी हमारे पास आईडी आ गई। क्या चीज कमी है बिजनेस लॉजिक के हिसाब से? आप सब लोग Q2 में ई कॉमर्स पढ़कर आए, सी नहीं, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
दोबारा मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ। अब आप कोशिश करें, आप किसी दुकान पर बैठे हुए आईफोन आप बेच रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। आईफोन जब भी कोई ले रहा है, ऑर्डर क्रिएट कर रहा है, तो उसका जो ऑर्डर है वो ऑब्जेक्ट है। ऑर्डर में क्या आ गया उसका? आईडी, अमाउंट एंड वेट। ये तीन चीजें ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज आ गई। मैंने आपको आईफोन भेजा या आप शॉप ऑनर है, आपने मुझे आईफोन भेजा, सरोमर्शियल को कोई और सा लैपटॉप भेजा, कोई उनको भी कोई चीज भेजी, तीन लोगों को अलग अलग चीजें भेजी, सही है। तीन कितने ऑब्जेक्ट आपके पास रखे हुए हैं? तीन ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। तीन ऑब्जेक्ट मतलब तीन इंस्टेंस, तीनों का रेफरेंस मेमोरी में अलग अलग है। तो कितने लोग एग्री कर रहे हैं अगर तीन चीजें बिकी हैं तो तीन ऑब्जेक्ट है? मैं अगेन सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तीन ऑब्जेक्ट है, सही है। तो तीनों का अलग अलग मेमोरी रेफरेंस। अब सपोज कर लें आप जो है शॉप ऑनर है, या आप आते हैं इनके पास, बोलते हैं ऑर्डर, कौन कौन से ऑर्डर है? ये बोलेंगे तीन ऑर्डर है। ऑर्डर की लिस्ट कहाँ पे मेंटेन हो रही है? नहीं हो रही। चले आपकी वाली बात भी अलग हो जाएगी, आप कहेंगे यार वो तो बनाएंगे, हम तो वो तो बनाएंगे, अभी तो ऑर्डर की लिस्ट पे बात नहीं हुई। सपोज करें आपने मुझे आपने मुझे आईफोन भेजा था, सर को लैपटॉप भेजा था, उनको कुछ और भेजा था। मैं आपके पास आता हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट की आईडी बताता हूँ। क्या मेरी आईडी से आप मेरी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं अभी? कैसे करेंगे? तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हुए, तीनों ऑब्जेक्ट की जाके आपने गेट प्रोडक्ट चलाना होगा, तो जो मेरा वाला होगा फिर आप आईडी उससे मैच करिए। तीन ऑब्जेक्ट मतलब तीन मेथड। तो एक प्रोडक्ट, अगर मैं आपसे आगे कह रहा हूँ ये मेरी प्रोडक्ट आईडी है, तो आपके पास अगर 100 ऑब्जेक्ट है, आप 100 के 100 ऑब्जेक्ट के मेथड कॉल करेंगे। ये सही तरीका है? नहीं है सही तरीका। तो इसीलिए ये बिजनेस लॉजिक बिल्कुल गलत है। अब क्या तरीका है मेरे लिए इजी होगा? अब यहाँ पे गौर से देखना, मैं इस ऑर्डर को बना रहा हूँ एक डेटा क्लास। क्या बना रहा हूँ? डेटा क्लास का पर्सपेक्टिव क्या है? एक पाइथन में डेटा क्लास होती है, वो कुछ और है। अभी मैं एक कॉन्सेप्चुअली डेटा क्लास का नाम ले रहा हूँ, मतलब एक ऐसी क्लास जिसके काम सिर्फ डेटा रखना और डेटा आउटपुट देना है, डेटा इनपुट और डेटा आउटपुट, बाकी कोई काम नहीं है। समझ रहे? तो मैं उसको डेटा क्लास बोल देता हूँ। मैं नाम रख सकता हूँ ना, कुछ भी नाम, मेरी मर्जी, मैंने डेटा क्लास नाम रख दिया। तो ये ऑर्डर की क्लास इस वक्त क्या कर सकती है? ऑर्डर क्रिएट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। आईडी है, अमाउंट है और वेट है। लेकिन ऑर्डर रिपोजिटरी, मतलब ऑर्डर के किसी को रेपो देखनी हो और किसी को आईडी बता के ऑर्डर क्रिएट करवाना हो या ऑर्डर बाय गेट करवाना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? अलग क्लास बनाऊंगा और क्लास का नाम क्या रख सकते हैं हम बोल सकते हैं ऑर्डर रिपोजिटरी। ऑर्डर रिपोजिटरी की क्लास खुद ही बन गई। कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ रहा है इन दो क्लासेस से? अगर ऑर्डर रिपोजिटरी किसी ने कॉल करी फ्यूचर में, जैसे कि हमने कॉल करी, सपोज कर लेते हैं, तो कैसे कॉल होगी? ऑर्डर रिपोजिटरी माय प्रोडक्ट, और यहां पे मैं क्या पास करूंगा? कुछ पास करना है? कुछ भी पास नहीं करना। जब मैं इस ऑर्डर को कॉल करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा? ऑर्डर आईडी। और जब ऑर्डर आईडी पास करी, अगर इसको हम वहां पे प्रिंट तो नहीं हो रहा, अगर हम इसको प्रिंट कर लें यहां से, अब नजर आ रहा है? ठीक है, हमने गेट कॉल कर लिया और ऑर्डर आईडी पास कर ली। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी होपफुली। अभी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्या कितना क्लियर है कि इसमें क्या चीजें कैसे हो रही है? अगर मैं कहूं आउटपुट और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूं आउटपुट, आउटपुट डॉट आईडी, आउटपुट डॉट, प्रिंट हो गए? नजर आ रहा है दूर तक? कितने लोगों को विजिबिलिटी क्लियर नहीं है? आपके पास फिर क्या ऑप्शन है? विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, जूम तो हमने करा हुआ। एक टीम बैकग्राउंड पे वर्किंग कर रही है एसएमडी को सही करने के लिए। तो हम ये कर सकते हैं, भाई आप आगे आ जाएं और क्या करें, यहाँ पे आ जाएं।
हमने क्लास तो आपकी चली जाएगी। पीछे वाले हमारे दो पहले वो चलते थे जो स्क्रीन लगी हुई प्रोजेक्टर्स की, तो वो प्रोजेक्टर किसी को पसंद आए वो अपने साथ पसंद आने की वजह से अब क्या कर सकते हैं, पसंद की बात है। अभी नजर आ रहा है आप लोगों को? मैं बता देता हूँ, हमारे पास टोटल 2 क्लासेस बनी हुई। एक ऑर्डर की क्लास है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डेटा है, डेटा इनपुट उसमें आता है और वो डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, आउटपुट दे देता है, और कुछ नहीं है। एक क्लास हमारे पास रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी का पर्सपेक्टिव क्या है, जहां से मैं ऑर्डर की लिस्ट देख सकता हूँ, ठीक है। उस रिपोजिटरी के पास एक मेथड है, उस मेथड में हम क्या ले रहे हैं पैरामीटर में, ऑर्डर आईडी, और जैसे कि उस मेथड को कॉल करता है क्या क्रिएट होता है, ऑर्डर क्रिएट होता है। और ऑर्डर में जो डिटेल्स जा रही हैं उसमें से क्या डिटेल डायनेमिक जा रही है, आईडी, डायनेमिक क्या जा रही है, आईडी जा रही है, क्योंकि आप आएंगे अलग आईडी देंगे, आप आएंगे अलग आईडी देंगे, आप आएंगे अलग आईडी देंगे, ऐसा ही है। लेकिन क्या चीज इसमें हमने स्टैटिक करी है, अमाउंट और वेट, क्योंकि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, प्रोडक्ट आप आए, अमाउंट आप बताओगे मुझे, प्रोडक्ट आप लेने आए, क्या वेट आप बताओगे, वो तो मेरे पास रखी हुई है, तो मेरे पास कोई डेटाबेस होगा, वहां से मैं अमाउंट और वेट मंगवाऊंगा। इसीलिए यहाँ पे कमिट आ गया, इमेजिन आ डीबी फेट, मतलब हम कहीं से मंगवा रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमने इसको हार्ड कोडेड रखा, ठीक है, हम कहीं से मंगवा रहे हैं। जैसे आपने कॉपी में कुछ लिखा है ना, और आप उसको दोबारा जाके देख सकते हैं, तो मतलब आपका वो डेटा रखा हो, हमारे पास भी डेटा कहीं रखा हो, तो हम उसको वहां से मंगवा रहे हैं। तो अभी कहीं नहीं रखा हुआ, हम इमेजिन कर रहे हैं, तो हमने हार्ड कोडेड लिख दिया, सही है। अब कॉन्सेप्ट क्या था ये बनाने का। अब मुझे बताएं बिजनेस पर्सपेक्टिव से काम सही हुआ है, मुझे बताएं बिजनेस पर्सपेक्टिव से। अब आप शॉप की कंसीडर से देखें, आप आए, आपने कहा मोबाइल फोन चाहिए, सही है, मैंने मोबाइल फोन की आईडी देखी, कौन सी आईडी है, मैंने आपको आईडी दे दी, आपने जब वो आईडी मुझे बताई तो मैंने क्या करा, उस आईडी से प्रोडक्ट क्रिएट करी और आपको प्रोडक्ट असाइन कर दी, और वो आईडी हमारे पास कहाँ पर है, वो आईडी हमारे पास डेटाबेस पर कहीं पर है, अमाउंट क्या है वो भी डेटाबेस पर है, वेट क्या है वो भी डेटाबेस पर है। लेकिन हमारे केस में क्या हुआ है, यहाँ पे हमने हार्ड कोडेड लिख दिया। इस पूरी डेफिनेशन में क्या चीज आपको समझ नहीं आ रही, गेट हमने करा हुआ है, ये रहा। अब एसएमडी का मसला है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते, गेट करा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली अब आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हम इजी वे में। अभी आप लोगों से सेम डेटा मैंने बनवाया था, आप लोगों ने एक क्लास बनाई थी, एक ही क्लास में प्रोडक्ट बना रहे थे और एक ही क्लास में प्रोडक्ट को गेट कर रहे थे। हमने क्या करा, वही काम कितनी क्लासेस में ब्रेक कर दिया, 2 क्लासेस में। पहली क्लास का नाम क्या है, क्लास ऑर्डर, दूसरी क्लास का नाम क्या है, क्लास ऑर्डर रिपोजिटरी। ऑर्डर की क्लास का काम क्या है, ऑर्डर क्रिएट करना। ऑर्डर रिपोजिटरी का काम क्या है, ऑर्डर जो क्रिएट हुआ है उसकी हमें गेट करके दे देना, जहां पर भी रखा हो, जहां पर भी हमें गेट करके दे देना। तो ये वाली क्लास जो, इसका काम क्या है, इसका काम है सिर्फ डेटा प्रोवाइड करना, ऑर्गेनाइज वे में ऑर्डर क्रिएट करके हमें डेटा प्रोवाइड करना। एक्चुअल डेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिपोजिटरी की, क्योंकि ये फेच करके ला रही है कहीं से। लेकिन ऑर्डर की क्लास हमें क्या हेल्प कर रही है, ऑर्डर का मैकेनिज्म बना के दे रही है। अब मैं बाय करूंगा आईफोन तो मेरा ऑब्जेक्ट अलग बन रहा है, आप बाय करेंगे आपका ऑब्जेक्ट अलग बन रहा है, और जब भी उस ऑब्जेक्ट पे हम गेट का मेथड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास जो ऑर्डर है वो सामने नजर आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में किसी को प्रॉब्लम है भाई? इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक रिलेशन बनता है, और इस रिलेशन का नाम क्या है, कौन सा रिलेशन है ये, इज अ रिलेशन है, हैज अ रिलेशन है। कैसे हैज अ रिलेशन, कैसे है ये, क्योंकि इस ऑर्डर रिपोजिटरी का और ऑर्डर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि ऑर्डर रिपोजिटरी ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बनाती है, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, हैज अ रिलेशन। जो हमारे लिए कौन सा टॉपिक आता है, कंपोजिशन। अब इसके साथ साथ हमने एक और टॉपिक पढ़ लिया जिसका नाम क्या है, सिंगल, कंप्लीट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल।
सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अभी जो आपके पास सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है कि एक क्लास को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। जिस तरीके से आप यहाँ पर हैं, इस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है कि मुझे जो सर पढ़ा रहे मुझे वो पढ़ना है। दो चार काम आप एक साथ नहीं कर रहे, सही है ना? तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक चीज को एक काम दो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। तो हमने ऑर्डर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई आपका काम डेटा क्लास का है, आपको डेटा देना है हमें। और ऑर्डर रिपोजिटरी का काम क्या है? ऑर्डर को फेच करके लाना और डेटा का ऑब्जेक्ट बनाना और वापस दे देना। समझ गए? अब कॉन्सेप्चुअली अगर ये ऑर्डर जो मेरे आईफोन का ऑर्डर है, ये फ्यूचर में डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, रहता नहीं है, मतलब मौजूद ही नहीं है, तो मुझे कितनी बार डिलीट का बटन दबाना होगा? एक बार, दो बार? क्यों? मैं कौन सा ऑब्जेक्ट डिलीट करूंगा? ऑर्डर रिपोजिटरी का अगर मैं ऑब्जेक्ट डिलीट करूंगा तो मेरा सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा। मुझे एडिशनली ऑर्डर का ऑब्जेक्ट तो आगे डिलीट नहीं करना पड़ेगा। तो ये रिलेशन का फायदा है कि ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास एक ही है, बैकग्राउंड के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है वो, लेकिन उसको मैं यूज नहीं कर रहा, उसको मेरी क्लास यूज कर रही है। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आपके पास इंजन और कार हो, अब मुझे बताया पेरेंट कौन चाइल्ड कौन? इंजन पेरेंट है, कार पेरेंट। कैसे? कॉन्सेप्चुअली कैसे? रिलेशन क्या है? अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें, आपने कहा कार इंजन है, तो कार में फीचर्स है, अभी सुन लेते ना। कार में फीचर है, कार में फीचर है बैक साइड पे कैमरा लगा हुआ। इंजन को कार के इस फीचर को इनहेरिटेंस करने की जरूरत है? तो ये इनहेरिटेंस सही है गलत है? इंजन को जरूरत थी ये देखने की कि कार के बैक साइड पे कैमरा लगा हुआ। इंजन का काम तो रन होना है, और कोई काम है? इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास इनहेरिटेंस मैच नहीं कर रही, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इज अ रिलेशन नहीं है, हैज अ रिलेशन है, क्योंकि अगर कार डिस्ट्रॉय हुई तो क्या हो जाएगा? इंजन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर कार में इंजन नहीं होगा तो कार का रन का मेथड कभी भी नहीं चलेगा। तो एक्चुअली में रन, आप जो कार में रन का मेथड चलाएंगे वो एक्चुअली में किसका मेथड चल रहा है? इंजन का। लेकिन आप किसका मेथड चला रहे हैं? कार का। वो चल किसका रहा है? तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी कौन से रिलेशन की? हैज अ रिलेशन, मतलब कंपोजिशन रिलेशन की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। हमारे केस में ऑर्डर और ऑर्डर रिपोजिटरी का कौन सा रिलेशन है? कंपोजिशन। हमारे पास ये हैज अ रिलेशन पे आ रहा है। कॉन्सेप्चुअली बात समझ में आई? अब एक स्टेप आगे जाते हैं, यहां तक तो सही है। और साथ साथ हमने कौन सा प्रिंसिपल पढ़ लिया? सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल हमने यहां पर पढ़ लिया। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने का बेनिफिट समझ में आया कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को कितने अच्छे स्टाइल में यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। अब एक स्टेप फर्दर आते हैं, एक स्टेप आगे आते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ पर प्रोडक्ट रिपोजिटरी डिस्ट्रॉय हुई तो उसके साथ ऑर्डर भी डिस्ट्रॉय हुआ नहीं हुआ? हो गया। रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। अगर सपोज करें प्रोडक्ट के साथ कुछ और भी चीज होती, जैसे कि हम सपोज कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ क्या हो सकता है, जैसे कि हम ये कह रहे हैं जो प्रोडक्ट के साथ ट्रॉली होती है ना, जब आपने ऑर्डर करा तो ट्रॉली मिली, ट्रॉली का नंबर असाइन होता है ना कि ये वाली ट्रॉली है, तो आपको ट्रॉली भी असाइन होगी या तो बकेट असाइन होगा। ठीक है? अब मुझे बताएं ऑर्डर खत्म, बकेट भी खत्म हो जाएगी। जो आप कहीं जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर पे, बकेट होती है, हम लेते हैं वापस देके आते हैं ना, ऑर्डर के साथ बकेट तो नहीं जाती ना। तो अगर यहाँ पर मैंने बकेट बनाई, तो पहले मुझे ये बताएं कॉन्सेप्चुअली बकेट का ऑब्जेक्ट कहां पर है, कहां रखा हुआ? इस तरीके से बनेगा। अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूं तो बकेट मेरी नहीं इस तरह बनेगी। अगर मैं ऑर्डर किसी ऐसी जगह पे कर रहा हूं जहां पर बकेट फिजिकली एग्जिस्ट करती है, एक बकेट वर्चुअली भी होती है ना सॉफ्टवेयर में, तो बना सकते हैं ना, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक बकेट फिजिकली मौजूद है
जो मुझे वापस देनी है मेरा ऑर्डर आने के बाद, वो मैं घर नहीं लेके जा सकता, तो उस केस में ये यहाँ पर कॉल नहीं हो सकता। अगर ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है तो ये सही कॉल हो रहा है, अगर ऑनलाइन ऑर्डर नहीं हो रहा तो ये गलत कॉल हो रहा है, क्योंकि बकेट तो मैं अपने साथ लेके जा नहीं सकता। अगर यहाँ पे कॉल का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट बनाना, मतलब ये पूरा ऑर्डर डिस्ट्रॉय और साथ में क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बकेट भी चली जाएगी। ये तो सही तरीका नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे क्या काम करते हैं, बकेट की कोई ना कोई आईडी होगी, और उस आईडी को हम कहाँ से लेकर आ रहे होंगे, यहाँ से लेकर आ रहे हैं। और जब ये ऑर्डर इसको कॉल करेगा, ये क्या प्रोवाइड करेगा, बकेट की आईडी प्रोवाइड करेगा। एक्चुअली में बकेट क्या है, बकेट जो चीज मौजूद है वो ऑब्जेक्ट है, बात तो पता है। अब मुझे बताया, अगर आप गए इम्तियाज मॉल पे, इम्तियाज सुपर डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए, वहां पर बकेट है, बकेट आपको जो नजर आ रही है वो ऑब्जेक्टिव क्लास है, क्योंकि वो एग्जिस्ट करती है तो ऑब्जेक्ट है। उसका ऑब्जेक्ट की उसकी क्लास किसने कॉल करी, आपने कॉल करी या इम्तियाज वालों ने कॉल करी, क्योंकि वो पहले से बनी हुई, आपने नहीं बनाई। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर बकेट का ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी और ने पहले से बनाया। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, एक बकेट के नाम से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और क्या करूंगा, और वहां के उसके रिटर्न में मैं क्या दूंगा, बकेट आईडी, बकेट रिपोजिटरी बना ली मैंने, उसके रिटर्न में मैं क्या करूंगा, बकेट आईडी। अब मुझे ये बताएं कॉन्सेप्चुअली इसका ऑब्जेक्ट कौन कॉल करेगा, मेरा ऑर्डर कॉल करेगा या इम्तियाज वाले कॉल करेंगे। अगर मेरा ऑर्डर कॉल नहीं करेगा, ये बात कितने लोग एग्री कर रहे हैं, बकेट को क्रिएट मेरा ऑर्डर नहीं कर रहा, तो वो फिजिकली है। अगर आप ऑर्डर लेने आए आईफोन, तो उस वक्त बकेट वो बना के नहीं दे रहे मशीन से, पहले से रखी हुई। तो कितने लोग कह रहे हैं जब ऑर्डर आप दे रहे हो उस वक्त बकेट का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, पहले से बना हो, कितने लोग एग्री? ठीक है, पहले से बना हुआ मतलब बाहर कहीं पे बना हुआ। तो इम्तियाज वालों ने क्या करा, यहाँ पर आके क्या करा, बकेट किसी भी नाम से बनाई, उसको कॉल कर दिया, और क्या करा, ये वाला जो हमारे पास बकेट आईडी है, इसको कहां पास कर दिया, ऑर्डर रिपोजिटरी। और जब इसको ऑर्डर रिपोजिटरी में पास करा यहाँ पर, तो ऑर्डर रिपोजिटरी ने इसको कहां पे गेट करा, कहां पे गेट होगा, आपको क्या लगता है कहां पे गेट होगा ये? अभी तो हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड पे यहाँ पे पास करा है, कहां पे लगना चाहिए इसको, नीचे का तो कोडिंग दिख रहा, बकेट आईडी मुझे चाहिए एक्चुअली में, बकेट आईडी और कुछ नहीं चाहिए। इम्तियाज वालों ने यहाँ पे बकेट्स बनाई है, ये बकेट जाहिर है मुझे पास तो यहीं पे करनी होगी। ऑर्डर रिपोजिटरी में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे मिल भी गई होगी, और जब ये मिल भी गई होगी तो मैंने क्या करा, बकेट को क्या कहाँ पे मंगवाया, इनिट में मंगवाया, और उसको यहाँ पे कॉल कर दिया, और बकेट रेपो से क्या मंगा ली मैंने, बकेट किस तरीके से आएगी, बकेट डॉट ऐसा आ जाएगी, कैसा आएगी, क्या करना होगा, और यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली पूरी स्क्रीन ही नजर नहीं आ रही ना, मैं इसको कैसे दिखाऊं। एक काम करता हूँ, कुछ कोड मिटा देता हूँ, जहाँ हम इसको ऐसे कर लेते हैं, कुछ मिटा लेते हैं कोड, आसान तरीके से कर लेते हैं। वीएस कोड में, वीएस कोड से कर लें, अब इसका एक और तरीका, आपको मेरे साथ ना कोडिंग करनी पड़ेगी।
क्या क्या बनाया था? क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर में हमारे पास क्या क्या आ रहा था? इनिट, वो इनिट पे हमने क्या करा था? ऑर्डर, सिंपल चीज रख लेते हैं आईडी, और सेल्फ आईडी काफी है। आईडी हमारे पास आ रही होगी ऊपर पैरामीटर में। आईडी कौन कौन सी? स्ट्रिंग, ऑर्डर आईडी, ये काफी है। और क्या क्या था? प्राइस, प्राइस किस में थे? फ्लोट में, ठीक है। और प्राइस के अलावा क्या था हमारे पास? वेट, वेट भी फ्लोट में। यहां तक सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे हमने क्या करा था? सेल्फ डॉट ऑर्डर आईडी को क्या पास कर दिया था? ऑर्डर आईडी, सेल्फ डॉट प्राइस को प्राइस, और सेल्फ डॉट वेट को वेट। यहां तक क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे हमने क्या बनाया था? ऑर्डर रिपोजिटरी। ऑर्डर रिपोजिटरी में हमारे पास क्या क्या चीजें थी? सिर्फ और सिर्फ अगर देखे जाए तो गेट ऑर्डर था, गेट का एक फंक्शन था। तो गेट के फंक्शन में हम क्या मंगवा रहे थे? जो भी ऑर्डर है उसको हम लेकर आ रहे थे। हमारे केस में हम उससे पैरामीटर क्या ले रहे थे? ऑर्डर आईडी आप पैरामीटर पे ले रहे थे। और वो क्या कर रहा था रिटर्न में? रिटर्न में ऑर्डर कॉल कर रहा था, और कुछ चीजें हमने प्राइस एंड वेट हार्ड कोडेड दे दिया था। और हमने क्या सपोज करा था कि ये डेटाबेस से लेकर आ रहा है, ऐसा हम समझ रहे हैं कि डेटाबेस से ला रहा है, सिमुलेट कर रहा है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है किसी को? यहाँ पर हमारे पास कौन सा वाला तरीका इस्तेमाल हुआ था? रिलेशन कौन सा इस्तेमाल हुआ यहाँ पर? कंपोजिशन, कंपोजिशन रिलेशन इस्तेमाल हुआ है। कंपोजिशन रिलेशन स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या वीक है? स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिस तरह कार की एग्जांपल। अब हम सपोज कर रहे हैं हमारे पास एक और क्लास है, और इस क्लास से काम करता है। मैं एक स्टेप आगे आ जाता हूं, हम इस क्लास पे बात नहीं करते, वन बाय वन चलते हैं। अब सपोज करें ऑर्डर हो गया, ऑर्डर के बाद दूसरी चीज क्या है? पेमेंट, पेमेंट करनी है, और शिपमेंट। ये दो चीजें बाकी है हमारे पास, पेमेंट और शिपमेंट। अब हम पेमेंट की क्लास बनाते हैं। पेमेंट हम किससे करवाएं? बैंक से करवाएं, किससे करवाएं? बैंक से करवाएं, ठीक है। हमने कहा पेमेंट, कौन सी वाली पेमेंट है? ये हम कहते हैं पेपल से करवा लेते, और नाम रख देते हैं पेपल पेमेंट प्रोसेसर। नहीं चलता है यहाँ, फिर किससे करना है? स्ट्राइप से करवा लें? नहीं, हम स्ट्राइप से करवाएंगे। अब इस टाइप से पेमेंट कराने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ रन चाहिए, यहाँ पे पे चाहिए। मैं क्या करूंगा? कौन से नाम से बनाऊंगा? पे। और पे में हमने क्या मंगाया? और अमाउंट मंगवा ली, उसको क्या करा? पेड कर दिया। रिटर्न में हम डायरेक्ट अमाउंट दे देते हैं, या पेमेंट ऐसे भी चल जाएगा। इस कोड में किसी को कंफ्यूजन है? हमने एक पेमेंट प्रोसेसर बना दिया स्ट्राइप का, समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब क्या करना है? एट द एंड ऑर्डर हो गया, पेमेंट हो गई, काम पूरा हो गया।
काम पूरा हो गया, कोई मसला नहीं है इसमें। अब मुझे ये बताएं कि जब हम इसको प्रॉपर ऑर्डर प्रोसेस करना आएंगे, ऑर्डर सर्विस बनाएंगे या ऑर्डर प्रोसेसर बनाएंगे, तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा, कितनी चीजें हमें इसमें चाहिए होंगी। एक हमें ऑर्डर की आईडी चाहिए और एक पेमेंट चाहिए होगा। तो अगर हम आसान जबान में कहें कि अगर मैंने ऑर्डर करना है तो मैंने क्या कॉल करा, सबसे पहले ऑर्डर रिपोजिटरी कॉल करी। ऑर्डर रिपोजिटरी ने मुझे क्या डेटा दिया, मैंने क्या बाय करा, आईफोन। क्या बाय करा यहां से हमने, इसको क्या डेटा देना है, अभी आईडी देनी है, प्रोडक्ट आईडी देनी है, अमाउंट तो वो खुद लेकर आ रहा है ना। अगर इस आईफोन को मैं प्रिंट करवाऊं, क्या प्रिंट होगा मेरे पास, आईफोन डॉट अगर प्राइस प्रिंट कराऊं मैं, क्या प्रिंट होगा, आईफोन डॉट प्राइस। क्या आएगा, कितने प्राइस है हमारे पास, 100 है। अब पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा, अभी भी आगे आ सकते हैं, स्क्रीन तो सही होने में टाइम लगेगा। 100 है। अब एक स्टेप और आगे आ रहा है, यहाँ पे इसको कॉल करते हैं। क्या गलती करी हमने, आईफोन ऑर्डर रिपोजिटरी में जा रहा, बल्कि आईफोन डॉट गेट जाएगा, यहाँ पर आईडी जाएगी। फिर हम इसको अगर मंगवा लें आउटपुट को, ये अब आ जाएगा प्राइस। आ गया, आ गया, नजर अभी भी नहीं आया। अब आ रहा है नजर। कोड को दोबारा देखें, हमने क्या करा, ऑर्डर को सिर्फ कॉल करा और उसमें आईडी पास करी और आईडी हमारे पास आ गई। पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्ट्राइप प्रोसेसर बनाएंगे पहले। कैसे बनेगा, स्ट्राइप प्रोसेसर हमने बना लिया, या हमने कहा स्ट्राइप पे, और इसमें क्या करा, स्ट्राइप प्रोसेसर को कॉल करा। और स्ट्राइप प्रोसेसर का कौन सा मेथड हमें कॉल करना है, पेमेंट आउटपुट, किसमें आ गया, स्टेटस डॉट पे। और इसको अगर प्रिंट करवाएंगे, अब आ रहा है नजर, इसको प्रिंट करवाएंगे, क्या आएगा स्टेटस में, पे को हमें क्या देना था, कितनी अमाउंट पे करनी है हमें, 100। हो गया 100 पे। कोड को दोबारा देखें, अभी इसमें क्या चीज गलत होगी, दोबारा बता रहा हूं। ऑर्डर की क्लास किसमें आ गई हमारे पास, कौन सा कॉल हो गया, प्रिंसिपल सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ये हमारे पास सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कॉल हो गया। ठीक है, आगे क्या चीज है हमारे पास सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के पास, क्या चीज है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, इसमें ऑर्डर अलग है, ऑर्डर रिपोजिटरी अलग है, और स्ट्राइप पेमेंट प्रोसेसर अलग है। ये तीनों चीजें अलग अलग है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग क्लास को। नीचे मैंने यहाँ पे इस लाइन में क्या कॉल करा है, ऑर्डर क्रिएट करवाया या ऑर्डर मंगवाया कि भाई ये मुझे आईफोन चाहिए। तो जो भी इसका आईफोन आएगा वो यहाँ पर आया या नीचे वाली लाइन में आया, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर रिपोजिटरी आ गई। तो इसको हम आईफोन नहीं बोल सकते ना, हम इसको कुछ ना कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा, ऑर्डर ही बोलना पड़ेगा। फिर ऑर्डर डॉट गेट में आईडी दे रहा हूँ ना मैं, डायनेमिक हो गया ना, कोई भी आईडी दूं मैं सब आएंगे, समझ रहे ना। तो इसका नाम हमने ऑर्डर रख दिया। ऑर्डर की जब ये कॉल होगी लाइन, क्या बनेगा ऑर्डर का,
ऑब्जेक्ट, ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बन गया। हमने क्या करा उस ऑर्डर ऑब्जेक्ट का कौन सा मेथड कॉल करा है, गेट का, जिसने क्या पास करा है, हमने आईफोन के ऊपर जो आईडी थी वो पास कर दी, और बदले में इसने क्या दे दिया, आईफोन के प्राइस दे दिया, पूरी डिटेल्स दे दी, वेट भी बता दिया, प्राइस भी बता दी और आईडी भी वापस आ गई। ऐसा हुआ है। फिर हमने क्या करा, स्ट्राइप प्रोसेसर को कॉल करा पेमेंट करने के लिए, ताकि हमारी पेमेंट होगी तो बात आगे बढ़ेगी ना। जब हमने स्ट्राइप प्रोसेसर को कॉल करा तो हमने बोला स्ट्राइप पे, ऑब्जेक्ट तो एक ही बनेगा स्ट्राइप पे का, और स्ट्राइप पे का हमने कौन सा मेथड कॉल करा, कितने पे करे, 100। अभी ये वाला कोड कितने लोगों को अभी भी समझ नहीं आया, तो आप आगे आ जाए, आपको फिर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें कोई भी हमने नई चीज लिखी नहीं है। हमने दो क्लासेस बनाएंगे, एक क्लास के पास गेट का मेथड है, दूसरी क्लास के पास पे का मेथड। गेट की क्लास को जब हम आईडी देते हैं तो अपने पास डेटाबेस में जाकर उस आईडी की प्रोडक्ट दिखा देती है, उसके प्राइस बता देती है और उसकी वेट बता देती है। जब हम पेमेंट का पे का मेथड कॉल करते हैं तो वो पेमेंट जाकर हमारी पेमेंट हो जाती है, जो पेमेंट करने का प्रोसेस होता है। तो कितने मेथड है अभी हमारे पास टोटल, दो। पहला मेथड क्या कर रहा है, प्रोडक्ट लाके दे रहा है, और दूसरा मेथड क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। तो हमारे पास कितनी क्लासेस हो गई टोटल, 3 क्लासेस कैसे हैं, क्योंकि हमने एक रिलेशन बनाया हुआ ऑर्डर रिपोजिटरी में कि वो दूसरी क्लासेस को भी कॉल कर रहा है, वहां से डेटा लेकर आ रहा है। ये तो रिलेशन की बात होगी। अभी कितने लोगों को सिर्फ इतना क्लियर है, जितना हमने बनाया, इतना क्लियर है। अब आप लोगों के पास एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद हम कोडिंग पे आएंगे। सवाल क्या है, सपोज करें यहां पर मैंने पेमेंट हार्ड कोडेड करी है, इसमें मैं डायनेमिक क्या कर सकता था, क्या डायनेमिक हो सकता था पेमेंट हार्ड कोडेड में, हम डायरेक्ट इसको यहां पर लिख सकते हैं, पे में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, कैसे लिखेंगे, ऐसे काम चल जाएगा, बताएं। क्या करा हमने, आउटपुट प्राइस में प्राइस आ रहे थे, वही प्राइस पे को भेज दिए।